हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेडी हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस को हम ब्लू गैस भी कहते हैं, और वाटर और ब्लू गैस भी हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, कोल गैसिफिकेशन से ऑब्टेन की जाती है। ये भी एक मेन गैस है जो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा ही ऑब्टेन की जाती है। तो जो वाटर गैस है उसको हम कह सकते हैं कि वाटर गैस ये मिक्सचर है दो तरह की गैसेस का। इसमें दो तरह की गैसेस होती है। एक गैस होती है जो कंबस्टेबल है, जैसे CO और H2। ये दो गैस जो है कंबस्टेबल होती हैं, और उसके अलावा नॉन कंबस्टेबल गैसेस भी इसमें होती है, जैसे CO2 और N2। तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ N2, CO, H2, CO2 एंड N2। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 41% होता है परसेंटेज CO का, और 51% होता है हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन मिक्सचर का। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 4% होता है कार्बन डाइऑक्साइड, अप्रॉक्सीमेटली 4% होता है नाइट्रोजन। जिसमें ये दो जो है ये नॉन कंबस्टिबल गैसेज होती हैं, और ये दो जो गैसेज हैं ये कंबस्टिबल गैसेज होती हैं। तो वी कैन से दैट वाटर गैस और ए ब्लू गैस, इसको ब्लू गैस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये जलती है तो ब्लू फ्लेम ऑब्टेन करते हैं हम, इसलिए इसको हम ब्लू गैस भी कहते हैं। वाटर गैस और ब्लू गैस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल गैसेज, CO, H2, CO2 एंड N2। ये वो रिएक्टर है जिसमें हम इस गैस को सिंथेसाइज इसको ऑब्टेन करते हैं थ्रू कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। जो बात आपको एक बार नोट करनी वो ये है कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्रोड्यूसर गैस में, कि प्रोड्यूसर गैस में हम कोई भी कोल ले सकते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट या कोक फॉर द मेकिंग ऑफ द प्रोड्यूसर गैस। वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ हम सिर्फ लेते हैं एंथ्रासाइट, और यहाँ हम सिर्फ लेते हैं कोक एज ए फ्यूल इन दिस केस ऑफ water gas. Only two fuels are taken. We can take anthracite or we can take coke as a fuel. तो ये एक बात समझा दूं आपको। ये आपके पास रिएक्टर है, पूरा स्टील रिएक्टर, जिसकी जो चौड़ाई है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर तक हो सकती है। इसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर तक हो सकती है। ये जो चैम्बर है नीचे, इसको हम कहते हैं एश चैम्बर। ये ऊपर जो चैम्बर है ये कोल है। ये कोल आप एंथ्रासाइड या कोक हो सकता है। तो कोल ये आपके पास कप एंड कोन फीडर है, जिससे हम कोल को इसमें डालते हैं। कोन आपके पास जो कोल है, कोल शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म साइज। इट इज एडवाइजेबल टू यूज कोल ऑफ ऑलमोस्ट द सेम साइज, तभी आपकी गैस की जो कंपोजिशन है वो भी यूनिफॉर्म आप ऑब्टेन करते हैं। तो आप इसमें कोल डालते हैं एंथ्रासाइड। ये नीचे का चैम्बर है एश चैम्बर। जब जो यहाँ पे एश जब बनती है उसको यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये स्टीम इनलेट है, यहाँ से स्टीम डाली जाती है। ये एयर इनलेट है, यहाँ से एयर इंट्रोड्यूस की जाती है। इस कोल को हीट किया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 900 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसमें इसको हीट किया जाता है। और ये जब गैस बनती है इस टाइम पे इस एरिया में, तो यहाँ से बाहर निकलती है। ये आउटलेट है गैस का। इसको हम बोलते हैं कप एंड कोन फीडर। तो ये पूरा रिएक्टर है जिस रिएक्टर के थ्रू हम वाटर गैस सिंथेसाइज करते हैं। वाटर गैस में आपको एक बात याद रखनी है कि वाटर गैस एक वो गैस है जो एक हाई कैलोरीफिक वैल्यू कंटेन करते है इस गैस की। इसकी गैस की कैलोरीफिक वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2700 से लेकर 2800 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होती है। कैलोरीफिक वैल्यू हमने पहले भी बताया था, वो वैल्यू है जो हम कहते हैं कि 1 ग्राम फ्यूल अगर बर्न हो तो 1 ग्राम फ्यूल बर्न होने के बाद कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 2700 से लेकर 2800 किलो कैलोरी तक हो सकती है। अच्छा, अब इसमें आपको जो एक बात याद रखनी है वो ये है कि इन केस ऑफ वाटर गैस के केस में आप स्टीम और आप एयर, इसकी सप्लाई ऑल्टरनेट रखते हैं। आप पहले एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने रिएक्टर में। वो एयर इंट्रोड्यूस होकर आपके कोल से रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करके रिएक्शन शो करती है। उसके बाद आप एयर की सप्लाई को रोक देते हैं, फिर आप स्टार्ट करते हैं सप्लाई स्टीम की। स्टीम अंदर इंट्रोड्यूस होने के बाद वो आपके कोल से रिएक्ट करती है, कोई रिएक्शन शो करती है, और वो उसको भी आप रोक देते हैं। तो आप मेंटेन करते हैं एयर का और स्टीम का इंट्रोडक्शन अपने रिएक्टर में ऑल्टरनेटिवली। तो अब देख लेते हैं कि हम जब इंट्रोड्यूस करते हैं स्टीम को और एयर, तो कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं।
इंट्रोडक्शन ऑफ एयर, जब एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एयर आपके कार्बन से जाकर रिएक्ट करती है और CO2 दे देती है। एयर कार्बन से जाकर रिएक्ट करती है और CO प्रोवाइड कर देती है। ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जो हीट रिलीज करती हैं। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज करती हैं और जब आपकी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपके रिएक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास, 1000 या अप्रॉक्सीमेटली 1100 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बढ़ जाता है इस रिएक्शन के थ्रू। स्टीम इंट्रोडक्शन, जब अपने रिएक्शंस में आप अपने रिएक्टर में स्टीम इंट्रोड्यूस करते हैं तो स्टीम आपके कोयले से जाके इस हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके CO+H2 देती है। CO+ एक्चुअली कंबस्टिबल गैस आप ऑब्टेन करते हैं और ये ऑब्टेन होने के बाद ये रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक है। ये आपके रिएक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज कर देती है। ये टेम्परेचर डिक्रीज करके अप्रॉक्सीमेटली 900 के आसपास, 900 डिग्री के आसपास टेम्परेचर ले आती है। आप फिर दोबारा अपनी स्टीम की सप्लाई को बंद करते हैं, फिर आप एयर की सप्लाई को स्टार्ट करते हैं, फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर आप स्टीम की सप्लाई स्टार्ट करते हैं, फिर टेम्परेचर घट जाता है। तो ये आप ऑल्टरनेट करके अपने रिएक्टर का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं और मेंटेन रखते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1000 डिग्री के आसपास बाय ऑल्टरनेट एंट्री ऑफ एयर एंड स्टीम। जो वाटर गैस एक कॉस्टली गैस है, इसलिए वाटर गैस का जो यूज़ है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा प्रोड्यूसर गैस आप यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर गैस एक चीप गैस है। वाटर गैस इज ए कॉस्टली गैस। वाटर गैस जो है ये वो गैस है जो हम कह सकते हैं कि इसका जो सिस्टम है, रिएक्टर सिस्टम, उसको वो कॉम्प्लेक्स है और उसको इंट्रोड्यूस करना, उसको लगाना वो भी कॉस्टली अफेयर है। तो वो भी कॉस्टली है, इसके प्लांट को लगाना, इसके रिएक्टर को लगाना एक कॉम्प्लेक्स और एक कॉस्टली प्रोसेस है। वाटर गैस भी बाकी प्रोड्यूसर गैस की तरह कैन एक्ट एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। वाटर गैस भी प्रोड्यूसर गैस की तरह कैन एक्ट एज ए सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग एटमोसफेयर। ये भी मेटलर्जी के प्रोसेस में रिड्यूसिंग एटमोसफेयर प्रोवाइड कर सकती है। तीसरा, वाटर गैस भी आपकी गैस है जो इल्यूमिनेटिंग लाइट प्रोवाइड कर सकती है। तो वाटर गैस आपको जो है इट कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। Water gas can act as a source of we can say illuminating light. Water gas can act as a source of a reducing atmosphere for the metallurgical process. तो metallurgical process में आप reducing atmosphere भी वाटर गैस के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं। पर वाटर गैस जो है कॉस्टली है, इसलिए वाटर गैस को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो एक बार आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं कि वाटर गैस में आप जो आपको मैंने बताया वो दोबारा आपको एक बार रिमाइंड करा दूं दोबारा जल्दी से। वाटर गैस का ये प्लांट है। इस प्लांट में आप सिर्फ दो तरह के कोल ले सकते हैं। आप सिर्फ इसमें एंथ्रासाइड या कोक ले सकते हैं। ओके, ये कोन एंड फीडर है। यहाँ से कोन एंड फीडर के थ्रू आप अपने कोल को ऑफ यूनिफॉर्म साइज को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये गैस का आउटलेट है, इसको कप एंड फीडर कहते हैं। ये कोल है, एंथ्रासाइड या कोक। ये एयर की इनलेट है, ये स्टीम की इनलेट है। ये ऐश चैम्बर है, ऐश निकलती है, ऐश को यहाँ से निकाल के आप निकाल सकते हैं। टेम्परेचर 900 से 1000 तक मेंटेन इसका किया जाता है। इसकी हाइट 4 मीटर तक हो सकती है, इसकी चौड़ाई अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर तक हो सकती है। ओके, ऐश गैस की ऐश आपको इसको ऐसे
उसको ध्यान रखना है कि ऐश को भी आपको साथ साथ निकालते रहना है। जो आप इस प्रोसेस में जो गैस ऐश बनेगी उसके साथ साथ निकलते रहेंगे। अगर आप ऐश को नहीं निकालेंगे तो ऐश के नहीं निकालने केस में ऐश कई बार वो स्टिक कर जाती है और क्लिंकरिंग की प्रॉब्लम कॉज कर देती है। क्लिंकरिंग क्लिंकरिंग की प्रॉब्लम मतलब जो आपकी ऐश है वो हाई टेम्परेचर पर लम्प्स बना देती है और उसको हम कहते हैं क्लिंकरिंग प्रॉब्लम। क्लिंकरिंग प्रॉब्लम भी कॉज कर देती है। तो इसलिए समय समय पर जब इसको ऑपरेट करेंगे आप इस आउटलेट से ऐश को बाहर निकालते रहेंगे ताकि क्लिंकरिंग की प्रॉब्लम में वो आप इसमें ऑब्जर्व ना कर पाए। ओके, तो ये आई थिंक ये पूरा प्रोसेस था वाटर गैस का। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा वाटर गैस कैसे प्रोड्यूसर गैस से फ़र्क है। प्रोड्यूसर गैस से वाटर गैस में फ़र्क सिर्फ ये है कि प्रोड्यूसर गैस में कंबस्टेबल गैसेस का जो अमाउंट होता है वो कम होता है और वाटर गैस में कंबस्टेबल गैसेस का अमाउंट CO2 काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए वाटर गैस कॉस्टली होती है। इसलिए वाटर गैस की जो फ्लेम जो होती है वो ब्लू ऑक्टेन की जाती है, क्योंकि मेनली यहाँ कंबस्टेबल मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसकी फ्लेम ब्लू होती है, इसलिए इसको हम ब्लू गैस भी कहते हैं। आई थिंक आपको अब क्लियर हो चुका होगा काफ़ी। थैंक यू।